This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः माघ कृष्ण चतुर्थी पंचमी च दिनांक 3 मार्च 2021 चरक सूत्रस्थान अध्याय 30 आयुर्वेद शंखं चक्रं जलौकान्तरमृतकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुपतरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयादेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। विवेदन प्रदान परस्य तर्हि विविधानि खलु दानानि सन्ति यत् अस्माभिः दातुं शक्यं यत्र च सुयोग्यः ग्राहकः तत्र अवश्यमेव दानं कर्तव्यम् इति तत्र फलितार्थः। शक्यं चेत् तर्हि विद्यादानं सर्वश्रेष्ठं तत्तु अवश्यमेव कर्तव्यं तत्तु व्ययात् वर्धते किन्तु धनदानम् अपि महत्वपूर्णं यत् शक्यम् अस्माभिः कर्तुं तत् अस्माभिः कर्तव्यम्। तो विविध प्रकार के दान देने वाले का तपो ज्ञान प्रशम नित्यस्य अध्यात्मविदः तत्परस्य। तप ज्ञान प्रशम नित्य अध्यात्मविद अध्यात्म जानने वाला और तत्परस्य और उसी में इसका चित्त लगा हुआ है इस प्रकार का लोकम इमंच अमुंच अवेक्षमाणस्य यह लोक और परलोक इन दोनों को देखने वाले का इन दोनों पर दृष्टि रखने वाले का इन दोनों का विचार करने वाले का स्मृति मति मतो और स्मृति और मति इन दोनों से युक्त जो है हितमायु उच्यते उसका आयु हित आयु इस प्रकार का कहा जाता है। अहित मतो विपर्य अहित इसके विपरीत इस प्रकार का है। तो ये सब होना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। वास्तव में ऐसा रहता है कि हमारे आयुष इन चारों का सम्मिश्रण जैसा होता है सुखायु असुखायु हितायु और दुखायु। उसमें अहितायु या असुखायु या दुखायु ये थोड़े रहते ही है उनको जितना कम कर सके और सुखायु और हितायु का अंश जितना बढ़ा सके उतना हमारा जीवन सफल होता जाएगा और हम अपना उद्दिष्ट साध्य कर सकेंगे।
तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि अहितायु और दुखायु इन दोनों का त्याग करके धीरे धीरे सुखायु और हितायु की तरफ मुड़ना है, ताकि हमारा आयुष जीवन संपन्न इस प्रकार का हो और हितायु रहे, ताकि हमें परलोक की भी प्राप्ति अच्छी इस प्रकार की हो। प्रमाणम आयुषा तो अर्थेन्द्रिय मनोबुद्धि चेष्टादीनां विकृति लक्षणैः उपलभ्यते अनिमित्ते। तो रिष्ट लक्षण जो है अनिमित्त ही, ये रिष्ट लक्षण के लिए है। तो प्रमाणम आयुषा तो अर्थ इंद्रिय मनोबुद्धि चेष्टादीनां, इन सभी के बारे में विकृति लक्षण, जो विकृति लक्षण इस प्रकार के निर्माण होते हैं, उससे पता चलता है अयम अस्मात् क्षणान् मुहूर्तात् दिवसात् पंच सप्तदश द्वादशाः पक्षान् मासात् षण्मासात् संवत्सरात् वा सोमो आपत्स्यते। तो इससे पता लगता है कि ये यहाँ से एक क्षण में, एक मुहूर्त में, एक दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, मासात एक महीने में, षण्मासात 6 महीने में, संवत्सरात वा और एक बरस में। तो एक क्षण से लेकर एक बरस तक इतना एक काफी लंबा इस प्रकार का स्पैन है। और अर्थ इंद्रिय विषयों के संबंध, इंद्रियों के संबंध में, मैंने मन, बुद्धि और चेष्टा, जो भी क्रियाएं हैं, उन सभी के बारे में विकृति लक्षण अनिमित्त इस प्रकार के उत्पन्न हो जाता है। कोई उसका कारण नहीं है, लेकिन अचानक विकृति लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो एक इंडिकेटर है कि ये रिष्ट लक्षण है। और रिष्ट लक्षण की कालावधि एक क्षण से लेकर एक बरस तक है। तो अगर रिष्ट लक्षण है तो एक बरस तक ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहेगा, नहीं तो रिष्ट लक्षण नहीं है, रिष्टाभास है, ये भी पॉसिबल है। दूसरी भी चीज बताई गई है कि ध्रुवम तो रिष्टे मरणम ब्राह्मणस्तकिलामलय ही वार्यते। रिष्ट लक्षण देखने पर मरण निश्चित है, लेकिन पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा उसका निराकरण हो सकता है। तो ये भी एक बात होती है। एक छात्र के पास केस थी जब उधर जातोदक अवस्था थी और मेढे में सूजन थी, सोमेहनम न पश्यति, ये रिष्ट लक्षण भी था। तो उसने घबरा के केस मुझे सौंप दी, मेरे तरफ भेज दी। तो दूध का वगैरह ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया था। मैंने कहा कि ठीक है, दूध पे रहो। और जैसे दूध पे रहे, हेपेटाइटिस भी पॉजिटिव था, वो कारण था इसका डर। तो ये सब उधर चला गया, रातों तक अवस्था खत्म हुई और वो 3 बरस तक जिंदा रहे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये रिष्टाभास इस प्रकार का हो सकता है और केवल एक लक्षण के आधार पर इस प्रकार से करना उचित नहीं है। दूसरी के सामने रूबी हॉल में देखी थी। एक्चुअली प्राइमरी फोकस मालूम नहीं था, एक लीवर और लंग में स्प्रेड था और कामला हुई थी, बिलिरुबिन 32 था और फुफ्फुस कुछ था ही नहीं, सब ट्यूमर ही था। तो सांस फूलती थी, तो उसको रूबी हॉल में एडमिट किया था और अनकॉन्शियस था पेशेंट। सलाइन चालू था, ऑक्सीजन चालू था, आईसीयू में था। तो उसके रिश्तेदार हमारे पास आए कि आप कुछ ट्रीटमेंट करिए। तो मैंने कहा कि ये तो कुछ पॉसिबल नहीं है इस प्रकार के केस में, डॉक्टर ने क्या बोला है? तो बोले वो चंद घंटों के ही उनका लाइफ है और उन्होंने बाकी सब ट्रीटमेंट बंद कर दी है, ये सिर्फ सलाइन और ऑक्सीजन चालू है और बोले कि कुछ चंद घंटे ही है। तो मैंने कहा सही है बोला है उन्होंने, तो कुछ मत करो। तो बोले नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होना चाहते कि हम कुछ प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, मरीज मर जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश नहीं हुई, ये हमें दबा नहीं चाहिए इस प्रकार से। तो उन्होंने बहुत बहस की, तो मैंने जाकर मरीज को देखा, फिर भी मेरा मन कुछ बदला नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं है पॉसिबल इसमें। तो फिर उन्होंने जिक्र किया नहीं नहीं, आप कुछ भी करिए लेकिन आप ट्रीटमेंट करिए।
तो मैंने वहां से पेशेंट शिफ्ट किया रूबी हॉल से साके अस्पताल में। और फिर वहां के डॉक्टर ने देखा, उसने भी यही कहा कि क्यों लाया है इसको, ये तो 2-4 घंटों में भी चल बसेगा। मैंने कहा ठीक है, सब मालूम है, फिर भी रिश्तेदार करना चाहते हैं इसलिए हम कर रहे हैं। तो सकिंग रिफ्लेक्स था, हमने कुछ दवाइयाँ आरोग्यवर्धनी, हीरक भस्म वगैरह ऐसी शुरू की और लागामुंड शुरू किया। तो लागामुंड जाने लगा, 1.5 लीटर तक लागामुंड गया तो सलाइन की जरूरत नहीं रही, तो सलाइन को हटा दिया। जैसे सलाइन हटा दिया वैसे लंग कंजेशन कम हो गया, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रही, ऑक्सीजन को हटा दिया। हमने सिर्फ स्पेशल रूम में रखा था, वहां तो वो आईसीयू में था। फिर दूसरे दिन जिंदा था, तो मैंने थोड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट के बारे में सोचा और मैंने त्रिफला आरगवत कषाय उसको पिलाया। तो उससे 5-6 दस्त हुए और फिर वो सेमी कॉन्शियस हो गए। तो उसने कुछ रिश्तेदारों को पहचाना, कुछ रिलेवेंट इस प्रकार से बात की। बिलीरुबिन कम हो गया, 32 से 20 तक आ गया। तो फिर भी एक असद रूपाणी पश्यति इस प्रकार का लक्षण उसमें दिख रहा था कि हाथ से कुछ हवा में पकड़ने की चेष्टा कर रहा था। तो मैंने रिश्तेदारों से कहा कि इसका रिस्पांस तो है, लेकिन फिर भी मुझे अभी विश्वास नहीं है कि ये बच पाएगा, हम कोशिश जारी रखेंगे, अगर सुधरते हैं तो अच्छी बात है। तो छठे दिन उसकी मौत हो गई। फिर भी जो केस कुछ घंटे टिकने वाली थी वो 6 दिन रही, विदाउट आईसीयू मैनेजमेंट रही, खर्चा बहुत ही कम हो गया और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मिली। क्योंकि वो राजस्थान था, जब रिश्तेदारों को पता चला कि ये सुधर रहा है तो बड़े पैमाने पे उसके रिश्तेदार उसको मिलने के लिए आए और सभी को समाधान हुआ कि हम उससे कुछ बोल पाए, उसने हमें देखा, उसने हमें पहचाना वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ये बहुत अच्छी इस प्रकार की मिली। तो इस प्रकार से भी होता है कि रिश्ते लक्षण होते हैं, समझ में आते हैं, नहीं आते हैं। एक दूसरी केस आई थी, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया था। सुबह मैंने मरीज देखा, उसका हीमोग्लोबिन 3 था और थोड़ा सा एपिस्टेक्सिस हुआ था, थोड़ा एक बूंद नाक से खून आया था। उसने ऑन्कोलॉजिस्ट से भी बात की थी, ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया कि पहले ट्रांसफ्यूजन करो और फिर ही बात आगे सोचेंगे। तो मैंने भी कहा ठीक है, बेटर ऑप्शन यही है कि 3 हीमोग्लोबिन है तो पहले ट्रांसफ्यूजन करवा लेते। ट्रांसफ्यूजन के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया, तो कोई क्रॉस मैच वगैरह प्रोसेस चल रही थी कि पेशेंट अचानक सीरियस हो गया। हाँ, मुझे भी बुलावा आया, मैं भी गया, वो वहाँ के डॉक्टर भी आए, हमने दोनों ने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं फायदा हुआ, हमारे सामने मरीज ने जान छोड़ी। तो मैंने ऑन्कोलॉजिस्ट को फोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो बोले ठीक है। तो मैंने पूछा आपको आश्चर्य नहीं लगा क्या? तो बोले नहीं, एक्यूट माइलोइड है, माइलोइड ल्यूकेमिया का पेशेंट है, 3 हीमोग्लोबिन है तो मरते हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं हुआ है, ये इस प्रकार से होता रहता है इस प्रकार से। मुझे आश्चर्य इस बात का रहा कि मैंने सुबह मरीज देखा था लेकिन मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ये दोपहर में आज खत्म हो जाएगा। तो ये कैसे जाने? एक अहम बात इसमें ऐसी है कि रिश्ते लक्षण कुछ क्षण तक होते हैं और निकल जाते हैं, अगर हम उसको पकड़ते नहीं है तो पता लगना मुश्किल होता है। पश्यनार्थान प्रतिक्षण, ये जो बात बताई गई है कि प्रतिक्षण अर्थ को देखना चाहिए, रोगी को देखना चाहिए, तो शायद इस सभी के बारे में पता चल सकता है कि ये निश्चित रूप से बनने वाला है, नहीं बनने वाला है, इस प्रकार से। अभी एक फिलहाल केस हुई थी, वो एक्चुअली कैंसर की नहीं थी, लेकिन कांस था, बुखार हफ्ते भर रहा और कांस और बुखार दोनों उतर नहीं रहे थे। तो 2 दिन पहले मेरे पास आके गए, मैंने उसके लड़की से कहा कि ये मुझे निमोनिया लगता है,
और थोड़ा कठिन है इस प्रकार से। उम्र भी थोड़ी ज्यादा थी, ज्यादा नहीं, 63 63 65 इस प्रकार की हो। दूसरे दिन उसका कॉल आया कि उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, आप एक बार घर में आके देखे। तो मैंने देखा तो वो सिंकिंग पोजीशन में था। तो मैंने कहा कि बेटर और ये है कि हम अस्पताल में दाखिल करेंगे। तो वो बोले क्या होगा? मैंने कहा कुछ होगा ऐसा नहीं मुझे लगता, ये कंडीशन गंभीर है। फिर भी ऐसा न लगे कि हमने हमारे तरीके से पूरे प्रयास नहीं किए। बोले ये सब हम पिछले वर्ष में भी कर चुके हैं और उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। 2 महीने अस्पताल में रहे और बुखार भी उतरा नहीं, खांस भी कम नहीं हुआ, फिर आपके पास आए थे। तो मैंने कहा लाइफ रिस्क है। तो अगर हम घर पे ही ट्रीट करना चाहते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइफ रिस्क है। तो लड़के ने कहा ठीक है, हम किसी के भी लिए तैयार है। और मैं 10:30 बजे मैंने मरीज देखा, 12:30 बजे उनका संदेश आया कि उनकी जान चली गई। तो शतमारी भवेद वैद्य एक कहावत है कि 100 लोगों को मारने वाला वैद्य होना चाहिए। वास्तव में इसमें मारने का कोई सवाल नहीं है, मरते हुए 100 मरीजों को देखना है। तो आपके पास इतने एडवांस केसेस आने चाहिए कि आपको इसके बारे में जानकारी चले कि इसकी मौत होने वाली है इस प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा रहता है कि अगर हमें पता चलेगा कि ये इस प्रकार का सीरियस टर्न ले सकता है, तो हम रिश्तेदारों को तो कह सकते हैं और फिर उनकी मर्जी आगे रहती है कि उसको कहीं ले जाना है नहीं ले जाना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। फिलहाल एक दूसरी ऐसी केस थी जिसको मैंने पुनरुत्सव में एडमिट किया था। कामला हुई थी और ऑटो इम्यून काइंड की कामला इस प्रकार की थी। मूल मूल रूप से उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस था, जिसके लिए एक वैद्य की ट्रीटमेंट चल रही थी 3 बरस से, और वो सुधर रही थी, उसमें से काफी सुधरी हुई थी। फिर कामला हुई, इन लोगों ने उस वैद्य के पास जाने के बजाय डायरेक्टली एलोपैथी में चले गए। एलोपैथी वालों ने फिर आयुर्वेद को कोसना शुरू कर दिया, ये आयुर्वेद की दवाई ली है इसलिए कामला होती है इस प्रकार से। पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती गई, सुधरने के कोई चांसेस नहीं थे। तो किसी ने मेरे नाम का सुझाव दिया, मेरे पास आए उसके रिश्तेदार। और औरत थी, 32 बरस की, 2 बच्चे थे। तो मैंने कहा कि केस तो गंभीर है, तो अभी अस्पताल में दाखिल करेंगे तो कुछ चांसेस रहेंगे, अभी तो नहीं बता नहीं सकता। हमने पुनः में एडमिट किया। वहां एडमिट करने के बाद मैंने केस देखी, तो मुझे पता चला कि ये बहुत गंभीर अवस्था ही है, बचने के चांसेस बहुत ही कम है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अगर चाहते हैं एलोपैथी में फिर से जाना तो जा सकते हैं, क्योंकि बता नहीं सकते ये टिक सकेगी नहीं टिक सकेगी। तो फिर कोशिश की हमने कि किसी अस्पताल में, एलोपैथी के अस्पताल में जा सकते हैं। तो सिर्फ पता चला कि एमजेएम जो है, मनोहर जोशी हॉस्पिटल, मेमोरियल हॉस्पिटल, वहां पे कोविड पेशेंट्स नहीं थे, तो वहां एडमिट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि पहले ये कोविड की टेस्ट होगी, उसके रिजल्ट आने में 1 दिन लगेगा, 20 घंटे लगेंगे, और फिर अगर निगेटिव है तो ट्रीटमेंट उसकी होगी, रोग की ट्रीटमेंट होगी उसके पास। अब इसके चांसेस 1 दिन भी रहने के नहीं थे। तो मैंने रिश्तेदारों से बात की कि देखो, वहां जाकर कुछ होने वाला है ऐसा मुझे नहीं लगता है, फिर भी आपको अगर एलोपैथी में जाना ही है तो ये कंडीशन है। तो फिर उन्होंने कहा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए उन्होंने काफी खर्चा एलोपैथी में किया और कुछ फायदा नहीं हुआ उसका, और तबीयत उनकी बिगड़ती गई। फिर इस वैद्य की ट्रीटमेंट से वो अच्छे रहे, 3 बरस तक अच्छे रहे। या हमारी मूर्खता रही कि हम उसके पास जाने के बजाय डायरेक्टली एलोपैथी में चले गए।
तो मैंने कहा ठीक है, तो बेटर ऑप्शन है यहीं पे रहो। तो वो रुक गए वहां पे, और उसी रात उसका देहांत हो गया। तो ये बात ऐसी है कि अगर हम भली भांति समझ पाएंगे कि कितना आयु है, अभी ये कुछ घंटों का इस प्रकार का अगर है, तो हमें बिल्कुल ही सजग होना है, और कम से कम रिश्तेदारों को ये बता देना है कि इतना ही आयु है, और आपको अगर दूसरा कुछ करने का है तो करो। बाद में ये बहस बहुत चलते हैं कि हाँ आपने बताया नहीं, और हम एलोपैथी में चले जाते, आईसीयू में रखते, वेंटिलेटर पे रखते, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। उससे कुछ होगा नहीं, ये अलग बात है, लेकिन मरीज के रिश्तेदारों में ये बात रह जाती है कि हमने ये प्रयास नहीं किया, और उनको लगता है कि जब एलोपैथी करते हैं तो ही ट्रीटमेंट करते हैं, आयुर्वेद करते हैं तो ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, कुछ उपाय कर रहे हैं इस प्रकार से। और ये साइंटिफिक नहीं है, एलोपैथी का साइंटिफिक है। तो ये प्रेशर बना रहता है, रिश्तेदार काफी डॉक्टर्स को पूछते हैं, उनकी भी राय होती है, नहीं नहीं इसमें नहीं कुछ कर पाएगा, अगर कुछ होगा तो एलोपैथी से होगा, तो आईसीयू में दाखिल करो, वेंटिलेटर पे रखो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को आज के व्यवहार में ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये हमारे लिए भी नौबत होती है और हमारे शास्त्र के लिए भी नौबत होती है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सजग इस प्रकार का रहना चाहिए। तो स्वभाव अपत्स्यते इति। तो इसका ये स्वभाव में पहुंच जाएगा। तो स्वभाव क्या है? तत्र स्वभाव प्रवृत्ति है उपरमा, जो भी प्रवृत्तियां हैं उनका सभी का शांत होना इस प्रकार का। मरणम अनित्यता निरोधा इति एक और था। मृत्यु प्राप्त हो जाना, अनित्यता और निरोध, प्राणों का निरोध। तो हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि अगर इस प्रकार का रिक्त लक्षण दिख रहा है तो अ, हमें स्पष्ट रूप से कल्पना होनी चाहिए। तो ये अनुभव से ही आता है, इसमें कोई दूसरा संदेह नहीं है। अगर आपके गुरु अच्छे हैं और उनके पास इस प्रकार के मरीज काफी आते रहते हैं, और आपको मौका मिलता है उन मरीजों को देखने का, तो एक अलग बात है। लेकिन या खुद के प्रैक्टिस की वजह से हे प्रिडिक्शन जमण्यासाठी काय करावे? काही वेळा पेशंट्स बघतानाच असं वाटतं, तो कम से कम इसमें ये बताना जरूरी है कि रिस्क फैक्टर है। योगो जोशी ने एक अहम बात कही थी कि कौन सा वैद्य प्रैक्टिस करने लायक हो गया। तो उन्होंने बताया था कि जो समझता है भली भांति कि मुझे ट्रीट करने की केस कौन सी है और दूसरे पर सौंप देने की केस कौन सी है, ये जो समझ पाता है वो सबसे बढ़िया प्रैक्टिशनर होता है। अगर ऐसा लगता है मृत्यु होने की संभावना है, तो मुझे नहीं ट्रीट करना है, मुझे किसी के ऊपर सौंप देना है इस प्रकार से। और फिर दुष्कृति जो है, अपयश जो है, वो मुझे नहीं मिले। जनरली इन सभी अवस्थाओं में लोग चिकित्सा करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, कोशिश करेंगे, इतना ही हमारे हाथ में वगैरह। फिर भी कुछ ना कुछ अंश इस प्रकार का होता ही है अपयश का, जो है स्वार्थ विद्या यशो हानि मुको पुरुषम संग्रह प्राप्नुयान नियतम वैद्यो तो साध्यम समुपाचरित, ये जो बात चरक ने कही है वो होती रहती है इस प्रकार से। अगर दूसरी तरफ हमने इसी प्रकार का मरीज है और ये ठीक नहीं होने वाला, इस प्रकार उस भेज दिया दूसरे किसी वैद्य के पास, और वो अगर सुधर गया
तो भी दुष्कृति हो सकती है, लेकिन ये दुष्कृति कम होती है। मेरे पास ऐसा ही मरीज आया था, कोलेंजियोकार्सिनोमा था और फिर कामला हुई थी, बेलोदर हुआ था, और फिर एलोपैथी में स्टेंट डालने की कोशिश हुई, मेटेलिक स्टेंट गया नहीं तो प्लास्टिक स्टेंट डाला, और फिर बता दिया कि ये 2 ही महीने टिकेगा, लेकिन पेशेंट का आयुष भी 2 महीने तक नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और उस अवस्था में मरीज मेरे पास आया और मैंने दवाइयां शुरू की, उसको दूध पे रखा और वो सुधर गया। और वो 3 बरस तक आगे जिंदा रहा। फिर उसका लड़का घबरा गया कि अपने स्टेंट का क्या करेंगे, तो स्टेंट 2 महीने से आगे टिकने वाला इस प्रकार का नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि जब तक कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते हैं तब तक कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि विथिमेटल ये ऑपरेशनल प्रोसीजर इस प्रकार के हो गए। और मरीज का कहना था, मैं उस अस्पताल में भी नहीं जाऊंगा, उस डॉक्टर का मुंह भी नहीं देखूंगा जिसने उसको ट्रीटमेंट दी थी, तो मुझे एलोपैथी में जाना ही नहीं है, ऐसा उसका कहना। तो 3 बरस तक अच्छे रहे, उनकी जीने की उम्मीद कम हो गई, जीने से उन्होंने तय कर लिया कि मुझे अब आगे जीना नहीं है, और फिर उनकी देहांत हो गई। तो अगर आपको कुछ आशंकाएं इस प्रकार की है तो उनके बारे में थोड़ा सजग रहना चाहिए। और फिर किन प्रकार के रोगों में इस प्रकार की नौबत आ सकती है, ल्यूकेमियाज में मैंने ये काफी इस प्रकार का देखा है कि ब्लास्ट सेल्स 90% से भी ज्यादा है। अब ये फिलहाल केस आई है, उन्होंने दवा ली नहीं शायद, कि पीबीएस में 80% ब्लास्ट है, रिकरेंस है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया है और उसके बाद में रिकरेंस है। अब पीबीएस में अगर 80% ब्लास्ट है तो बोन मैरो में उससे भी ज्यादा इस प्रकार के होने चाहिए। तो इसमें अगर ब्लास्टिक क्राइसिस हो जाता है तो 1-2 घंटे में मौत हो जाती है। तो ये कम से कम मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार का प्लास्टिक क्राइसिस हो सकता है और उससे तुरंत मौत हो सकती है। तो ये मरीज को या मरीज के रिश्तेदारों को कहना आवश्यक है, नहीं तो उनको लगेगा कि ये ट्रीटमेंट चल रही थी, अच्छा चल रहा था, और अचानक सीरियस टर्न ले ली पेशेंट ने इस प्रकार से। एक दूसरी केस हमने कैंसर के एडमिट की थी पुनर्वसु में ही ऐसी, पेशेंट सुधर रहा था लेकिन हार्ट अटैक आ गया। और हार्ट अटैक से बचा नहीं पाए, उस हार्ट अटैक की जरिए मौत हो गई। ये भी अजीब मामला है। अब इनका कहना है एलोपैथी का भी कि इसमें मर्मस्थान जो है हार्ट अटैक की संभावना रहती है। हमारे पास 90 से ऊपर का उम्र का एक आदमी था, प्रोस्टेट कैंसर था, पीएसी 95 था, और उम्र इतनी ज्यादा होने के कारण डॉक्टर ने मना किया कुछ भी मत करो इस प्रकार से। मैंने दवा शुरू की, दूध पे रखा, वो पीएसए कम होते होते 6 तक आ गया, और 6 महीने इसमें अच्छी तरीके से निकल गए, और फिर हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई पेशेंट। ये बड़ा अजीब मामला है, कैंसर से सुधर गए और हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो ये भी काफी मुश्किल है बताना कि मौत का कारण क्या होगा, और सडन इस प्रकार से अगर होता है तो उसके बारे में कैसे सोचे थे। तो यहाँ यही मुद्दा अहम है कि एक्सपीरियंस, जितना अनुभवी वैद्य हो उसको उतना अंदाजा अच्छे तरीके से आता रहता है, और फिर भली भांति हम लोगों को बता सकते हैं कि ये पॉसिबल है इस प्रकार से। इति आयुषा प्रमाणम अतो विपरीतम अप्रमाणम अरिष्टाधिकार, उसके विपरीत जो है वो अरिष्टाधिकार में अप्रमाण इस प्रकार का है। देह प्रकृति लक्षणम अधिकृत्य च उपदिष्टम आयुषा प्रमाणम आयुर्वेद, देह प्रकृति के लक्षणों पर आधारित
आयुर्वेद में आयुष का प्रमाण भी बताया गया है। इस प्रकार का है। अगर पानी दे दे। प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकारः। इसका जो प्रयोजन है स्वस्थता स्वास्थ्य रक्षण और आतुर जो है इसका विकार प्रशमन। तो ये एक अहम मुद्दा है आयुर्वेद के लिए। उद्दिष्ट क्या है? एक बार ऐसा हुआ था, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर का एड्रेस था बीजे मेडिकल में। न जाने वहां मुझे कहाँ से बुलाया गया, मुझे और डॉक्टर अनिल हब्बू के पुत्र को, वो भी एलोपैथी का डॉक्टर, होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने वाला। हम दोनों को वहां एड्रेस देने के लिए बुलाया। तो वो तो काफी नौजवान इस प्रकार का था। उसने इंटरैक्टरी मोड पे व्याख्यान शुरू किया कि तुम क्यों आए हो, मकसद क्या है एमबीबीएस में आने का, और उद्दिष्ट क्या होना चाहिए वैद्य का शास्त्र का वगैरह। तो छात्रों ने भी बताया और उसने भी पुष्टि की कि जहां तक हो सके रोग को दुरुस्त करना है, और नहीं हो तो रिलीफ देना है, सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है। इस प्रकार से मैंने उसी मुद्दे को आगे उठाकर सिम्टोमेटिक रिलीफ ही ट्रीटमेंट नहीं बने, ये सोचना है। अभी एलोपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को ही ट्रीटमेंट कहा गया, और वास्तव ट्रीटमेंट क्या है? रोग विकार प्रशमन, ये चिकित्सा होनी चाहिए। कहाँ सवाल पूछा यहाँ से आचार्य, इससे कोई संबंध नहीं है अभी के विषय से। बेटर ऑप्शन है कि भोजन के साथ न ले, भोजन के साथ लेना है सर तो सिर्फ दाल या चावल, दूध, रोटी दूध ऐसा ही लेना है, नहीं तो अलग ही लेना है ज्यादा बेहतर। दोपहर में ज्यादा अच्छा है, सुबह भी दे सकते हैं। अगर कफ की तकलीफ नहीं है तो रात में दे सकते हैं, नहीं तो कफ की तकलीफ होती है तो नहीं देना। तो आतुर से विकार प्रशमनम, जो भी आतुर है उनके विकारों का प्रशमन, उनके रोगों का प्रशमन, ये हमारा उद्देश्य है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, ये सबसे अहम उद्देश्य है। अब इसके बारे में ज्यादा बहस की नहीं गई है। पैसा जो है वो रोगियों को ट्रीट करने में पैसा है, इसलिए सभी वैद्य जो अभी जुड़े हुए हैं वो तो रोगियों को ट्रीट करने में जुड़े हुए हैं। और समाज की भी एक डिमांड है, क्योंकि लोगों को खाने पाने के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो बीमारी आनी ही है। और फिर बीमारी आती है और एलोपैथी से नहीं है तो दूसरा कोई चारा नहीं है, आयुर्वेद होम्योपैथी ऐसे अल्टरनेटिव सो कॉल्ड, उसमें जाना चाहिए। तो वही मरीजों की भीड़ इतनी है, उन्हीं मरीजों की, कि स्वास्थ्य रक्षण के लिए कुछ सलाह देना वगैरह वगैरह ये होता ही नहीं। मैंने काफी प्रयास किए हैं स्वास्थ्य रक्षण के बारे में लोगों को सजग करने के। मेरी जो अमेरिका में मुलाकातें हुई है, ये प्रसारण इंटरनेट रेडियो पर, हम कुपरटिनो करके कैलिफोर्निया में। तो पहला मेरा लेक्चर हुआ था कैंसर, हृदरोग, मधुमेह, ट्रीटमेंट एंड प्रतिबंध इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, इस प्रकार का आयुर्वेद जो प्रतिबंध एंड उपचार, वो काफी मशहूर हुई। और वो एक हफ्ता रखते थे, तो उन्होंने 2 हफ्ता इसको रखा। फिर भी लोगों के सवाल आते रहे, और फिर उन्होंने बोला कि आप आगे भी हम करेंगे। तो दूसरी दफा जब मैं गया तो आयुर्वेदिक जीवनशैली आरोग्य जागृति, इसके ऊपर 4 इंटरव्यूज रिकॉर्ड हुए। इन सभी को उन्होंने परमानेंटली वेबसाइट पे रख दिया। ये नहीं करते थे, पहली बार इस प्रकार का वहां हुआ। फिर आयुर्वेदिक आहार जीवनाचा आधार, इसके ऊपर 4 मुलाकातें हुई। फिर उसके बाद में एलर्जी और आयुर्वेद, हार्मोन्स और आयुर्वेद, इसके बारे में मुलाकातें हुई।
फिर कैंसर के बारे में, एक्सक्लूसिव कैंसर के लिए फिर से एक मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद में गुंतवणूक आरोग्य थी, इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, इसके ऊपर 4 मुलाकातें, और फिर डायबिटीज के बारे में एक मुलाकात। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हम लोगों को इस प्रकार से सजग करेंगे कि स्वास्थ्य कैसे रखना है, तो ये सबसे आम मुद्दा है। कितने लोग पालेंगे नहीं पालेंगे ये अलग इस प्रकार की स्थिति रहेगी। मैंने सुझाव दिया था कि जब इंश्योरेंस किया जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस, तो इन्वेस्टिगेशंस होती है, ये सभी एलोपैथिक पैरामीटर्स है। उसमें अगर कुछ पता लगता है कि शुगर लेवल हाई है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, या ईसीजी अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह, थायराइड को कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके अनुसार एलोपैथी की ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। लेकिन इन रोगों से दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक नहीं है, जो नॉर्मल लेवल पर उनको लाना, यही करते हैं। तो मैंने सुझाव दिया था कि इसके साथ में एक आयुर्वेद कंसल्टेंट को भी बिठाओ। ये जनरली क्या कहते हैं, सभी इन्वेस्टिगेशन जब पूरे हो जाते हैं तो डॉक्टर वहां पे बिठाते हैं, उसके पास जाना है, वो सभी रिपोर्ट देख लेता है और फिर सुझाव देता है कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है, तो ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करो, शुगर थोड़ी हाई है, शुगर की दवाई शुरू करो, वगैरह वगैरह। लेकिन कहीं भी परहेज क्या करना है, लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या करने हैं, ये नहीं पता। तो अगर वहां कोई आयुर्वेद की व्यक्ति हो जो लाइफस्टाइल को भली भांति देखे और लाइफस्टाइल के सुधार के बारे में सुझाव दे, तो ये काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये मूल रूप से सुधरने वाला है। हम मानकर चलेंगे कि 90% लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ 10% ही फॉलो करेंगे जो सुझाव दिया जाता है। फिर भी उन 10% लोगों का फायदा होगा, उनको बीमारी नहीं आएगी, और इंश्योरेंस कंपनी को वो फायदा होगा क्योंकि क्लेम ही नहीं होगा। अगर कुछ भी क्लेम नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी का सबसे ज्यादा फायदा इस प्रकार का है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि अभी भी जो सिलसिला चल रहा है कि बीमार होने वालों की संख्या कम थी, क्योंकि लाइफस्टाइल अच्छी थी, 40-50 बरस पूर्व इस प्रकार। तो उस जमाने में बीमा कंपनी बहुत फायदे में रहती थी, क्योंकि ज्यादा लोगों को नुकसान, ये एडवांटेज देना ये नहीं होता था। अब जैसे लाइफस्टाइल बिगड़ गई, तो बिगड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, तो बीमा कंपनी को काफी लोगों को अभी कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा देना पड़ता है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि प्रीमियम बढ़ता गया, वो इतना बढ़ता गया कि अमेरिका में 38% ऑफ योर इनकम ये बीमा, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, और वो नहीं करेंगे तो आप टिक ही नहीं पाएंगे। मेरी जिसने मुलाकात की, या जो इंटरनेट रेडियो चलाता है उसको, वो अमेरिका में सर्विस करता था। तो पेट में दर्द हुआ, सीवियर दर्द, इमरजेंसी में चले गए। हाँ। वहाँ सीटी स्कैन तक सभी इन्वेस्टिगेशंस की, और फिर उसको बता दिया कि कुछ नहीं है, किडनी 2 mm का स्टोन है किडनी में, और इसके जरिए पेन हो रहा था, पेन किलर ले लो और पानी ज्यादा पियो बस। अब इसका खर्चा हुआ $18,000। हम सोच ही नहीं सकते कि इतना बड़ा बिल बन सकता है। तो ये रैकेटिंग है अभी, कि इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, तुम्हें क्या तकलीफ है, लेकिन तकलीफ होती ही है ना इनडायरेक्टली। अगर 38% ये हमारा मेडिकल इंश्योरेंस में चला जाएगा उत्पन्न का, तो जिएंगे कैसे? तो ओबामा केयर ये पॉलिसी नहीं लाई गई उस समय में,
कि आपको निर्धारित करना है कि आपको किस पैथी में कितना का पैसा खर्च करना है। वहां तो एलोपैथी ने विरोध किया क्योंकि दूसरी पैथी थी चाइनीज वाली, और लोग चाहते थे कि एलोपैथी से छुटकारा मिले और चाइनीज का प्रयोग करें। आयुर्वेद में भी इसमें आ सकता है, होम्योपैथी ज्यादा प्रैक्टिस है नहीं अमेरिका में, लेकिन वो भी अगर हो सकती है तो हो सकती है, नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन कहने का मुद्दा ये है कि हमारे हाथ में रहेगा कि हमें किस चीज पर कितना पैसा खर्च करना है, किस पैसे के लिए कितना पैसा खर्च करना है। तो अगर ऐसा होता है तो एक अच्छी बात इस प्रकार की होती रहती है। वहाँ एक दूसरा भी मॉडल अच्छा रहा। डॉक्टर डीन अर्निश करके कार्डियोलॉजिस्ट है, और उसने योग और लाइफस्टाइल आयुर्वेद इसके जरिए रिवर्सिंग हार्ट डिसीज प्रोग्राम सामने रखा। तो वो $10,000 फी चार्ज करता है एक व्यक्ति के लिए, और वो पैसे उसको जेब से देने पड़ते थे क्योंकि ये तो इंश्योरेंस में कवर नहीं था। अगर डॉक्टर ने सलाह दी है कि बाईपास सर्जरी करनी है और वो आदमी करवा लेता है तो उसका खर्चा $1.5 लाख इतना था। अब ये पैसा कंपनी दे देती है क्योंकि वो उसमें कवरेज में होता है इस प्रकार से। तो एक कंपनी ने सोचा कि क्यों न हम इसके $10,000 वाले प्रोग्राम को सपोर्ट करें। अगर वो व्यक्ति बाईपास करने के बजाय दिन अर्निश के प्रोग्राम रिवर्सिंग हार्ट डिसीज में शामिल होता है और कंसेंट देकर जाता है कि मेरी जिम्मेदारी, तो हमारे ऊपर कोई नौबत नहीं है अगर उसकी मृत्यु होती है तो। और हमारे $1,40,000 आएंगे। तो ये काम कर गया। उन्होंने एक $10,000 का जो है उसको सपोर्ट करना आरंभ कर दिया, और ये इंश्योरेंस कंपनी का काफी मुनाफा इससे बढ़ गया। तो अभी के स्थिति में हमें इसी के बारे में सोचना है कि हमारे काम में कौन आ सकता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आ सकती है, क्योंकि वो अगर देखें कि उनका भी उसमें फायदा है, अगर लोग बीमार नहीं होंगे तो उनको फायदा मिल जाएगा। तो ये बात बन सकती है इस प्रकार से। तो मैंने जिक्र किया है, अभी मालूम नहीं है ये सुझाव पहुंचा है वहां तक नहीं पहुंचा है इस प्रकार से, और उसके बारे में बहस चल रही है नहीं चल रही। लेकिन अभी कुछ इंश्योरेंस कंपनियां 25% तक आयुर्वेद को देने के लिए तैयार है। बजाज अलियांस की एक है, स्टार हेल्थ की एक है, और कुछ इस प्रकार की कंपनियां हैं जो अभी 100% एलोपैथी को ही देती थी, आयुर्वेद को बिल्कुल ही नहीं देती थी। वो अभी 25% तक आयुर्वेद को देने के लिए तैयार हो गई है। और भी मैंने एक नया नाम सुना था, सुनील नीलांबर को उसके बारे में पता है, वो 100% ही देती है इस प्रकार से। लेकिन हमारा क्लिनिक या अस्पताल NABH एक्रेडिटेड होना चाहिए, तो वो झमेला है। लेकिन ठीक है, अगर इस तरीके से सही तो इस तरीके से। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए एक मार्ग दिखा सकती है ऐसा। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, ये अभी काफी अहम मुद्दा इस प्रकार का है, और उसके बारे में हमें प्रयास करने चाहिए। आयुर्वेद को उसके जरिए पॉपुलर हम कर सकेंगे तो वैसे मरीज आने ही वाले हैं आयुर्वेद के पास। एलोपैथी में कुछ नहीं है तो वो आयुर्वेद में आने ही वाले हैं। एक अजीब किस्सा हुआ था कि आयुष डिपार्टमेंट ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को संधिवात के ऊपर, आर्थराइटिस के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दिया था। तो उन्होंने सुनने के बाद कहा कि ये ठीक है, लेकिन कैंसर के लिए आयुर्वेद क्या करता है वो हमें बताओ, वो हमें बड़ी परेशानी है। तो इनका उसके बारे में कुछ सोच नहीं था, कुछ विचार नहीं था। वापस आए, फिर यहाँ पे बहस हुई। फिर एक सेमिनार आयोजित किया गया पुणे में, उसमें मैं भी था।
तो कैंसर के लिए आयुर्वेद क्या कर सकता है, इसके बारे में काफी बहस हुई और आश्चर्य था कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि मॉलिक्यूलर स्टडी करेंगे और जो भी दवाई है आयुर्वेद की उसको सेल लाइंस पर ट्राई करेंगे, इन विट्रो स्टडी होगा कैंसर के सेल लाइंस पर और फिर उसमें से औषधि प्राप्त होगी तो उसको हम इंटरनेशनल ले सकेंगे इस प्रकार से। मैंने कहा यहाँ आयुर्वेद किसमें है? विप्रो टेक्नोलॉजीज में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के पैसे रिइंबर्स होते हैं। विप्रो टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, तो ये देखना चाहिए। इन पुणे वैद्य दौंडकर श्री आयुर्वेद हॉस्पिटल चंदन नगर गेटिंग 100% इंश्योरेंस। ओके, श्री आयुर्वेद, तो उनसे एक बार बात करेंगे। और प्राइवेट क्लिनिक भी अगर एनएबीएच एक्रेडिटेड हो जाता है तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। तो फिर कैंसर के लिए आयुर्वेद के दृष्टि से क्या करना है? जीवन शैली को बदलना है, ये सबसे अहम मुद्दा है। कैंसर का कारण अभी की जीवन शैली है, ये बात स्पष्ट है। तो उसके लिए हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे। योग वास्तव में स्वास्थ्य के लिए प्रसारित हुआ, फिर बाद में थेरापेटिक योग आ गया, लेकिन शुरुआत जो हुई वो स्वास्थ्य रक्षण के लिए ही योग, इस तरीके से ये शुरुआत हो गई और पूरे विश्व भर में योग फैल गया। उसी प्रकार से स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, इस प्रकार का अगर हम प्रचार प्रसार करेंगे तो ये बात हो सकती है और फिर हमारे पास मरीज तो आगे आएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बहुत सारी डिमांड है। और फिर एक शास्त्र, एक मेडिसिन, इसके जरिए उसको कैसे सिद्ध करना, ये एक अहम आह्वान इस प्रकार का है, काफी मुश्किल इस प्रकार की चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत तो जरूर हो जाएगी, मुझे इसमें संदेह नहीं है। सबसे अहम मुद्दा है कि अच्छे वैद्य बने। जो हमारा ये प्रयास चल रहा है, मूल ग्रंथों को सीखना, अनुभवों को इस प्रकार का आदान प्रदान करना, इससे अगर अच्छे वैद्य निर्माण हो जाएंगे तो हम विश्व भर में छा जाएंगे, मुझे कोई संदेह नहीं है। आयुर्वेद की कैपेसिटी वो जरूर है, योग्यता है, लेकिन जब जब तक अच्छे वैद्य नहीं बनेंगे तो तब तक ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। तो इसी के ऊपर ज्यादा जिक्र होना चाहिए, जो अभी इस प्रकार का हम ऑनलाइन लेक्चर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन मूल ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वो कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, और विकार प्रशमनम यानी कि रियल विकार प्रशमन, फिर सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ या आयुर्वेद में अपेक्षित नहीं। वैसे ऐसा सिम्टोमेटिक रिलीफ आयुर्वेद में मिलता भी नहीं। अगर कैंसर का भी मरीज हो और पेन ज्यादा हो तो हमारे यहाँ पेन किलर्स की कंसेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ वायु धातु क्षय कोको मार्ग सावरण हुआ, यही कंसेप्ट है। तो हमें देखना है हर अवस्था में कि धातु क्षय जन्य है, मार्गावरोध से है, और फिर उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करनी है, तभी सफलता पाएगी। अगर इस प्रकार से फाइनेंस देना है ऐसा सोचेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो रोग प्रशमन, अतिरिक्त से विकार प्रशमन, ये जो बात बताई गई है ये अहम चीज है, और इसी को अगर हम आगे लेके जाएंगे और संक्षेप क्रिया को निदान परिवर्तन, जो अपथ्य है उसको टालना, ये इसमें एक अहम चीज है। ये लोगों को अगर हम बताते रहेंगे तो शायद परिवर्तन आएगा और लोग भली भांति आयुर्वेद को समझने लगेंगे, आयुर्वेद पूरे विश्व भर में फैल जाएगा।
तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। स्वयं आयुर्वेदाः शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वाच्च। तो ये अहम सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है, और शायद इसमें 2-3 लेक्चर चले जाएंगे। तो काय झालं? मीनिंग काय आहे या सूत्राचं? ये आयुर्वेद शाश्वत है कि अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षण, अनादि होने के कारण शाश्वत है, स्वभाव संसिद्ध लक्षण होने के कारण शाश्वत है। स्वभाव संसिद्ध लक्षण यानी उसके जो लक्षण है स्वभाव संसिद्ध है, निसर्गतः सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। और भाव स्वभाव, भावों का स्वभाव नित्य है, तो इनके आधार पर आयुर्वेद भी शाश्वत है। ये अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो इसके बारे में काफी बहस होगी, और ठीक है, ये नया ही टॉपिक है, तो अगले सोमवार को इसको आगे लेके जाएंगे। आज मैं कोकण से निकलने वाला हूँ और यहाँ से देर होगी, ऐसा है निकलने में। तो रात कितने बजे पहुंचेंगे पता नहीं है, तो कल का व्याख्यान नहीं रखेंगे। कल छुट्टी रहेगी, शुक्रवार को माधव निदान के लिए मिलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं किल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानकः परश्वा पुनरपि विश्रामः।